The Pakistani economy is facing one of its worst crises in A history. large number of underprivileged people across Pakistan who are not able to afford necessary food items. Pakistan will be hoping it has staved off economic collapse with a record $7 billion bailout from the Hey guys, what's up? I hope you're doing well. पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 192 ममालिक की फहरिस्त में 161 नंबर पर मौजूद है और साथ ही पाकिस्तान में अगर पॉवर्टी रेट देखा जाए तो पाकिस्तान में 39.3% लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। इसी के साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई, इन्फ्लेशन रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, जुल्म, भूख, बढ़ता हुआ बैंकों का इंटरेस्ट रेट, सियासी स्टेबिलिटी और इसी के साथ माशी इंस्टेबिलिटी भी मौजूद है। तो क्या पाकिस्तान इन तमाम इंडिकेटर्स की वजह से एक नाकाम रियासत है? तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं जावियों और पैमानों को जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई एक नाकाम रियासत है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। The excess demand created by the budget, excessive spending, is what leads to inflation. The record inflation is causing unrest throughout Pakistan. दो 2012 में राइटर डेविड एसिमोग्लू और जेम्स ए रॉबिन्सन ने एक किताब वाई नेशंस फेल लिखी। इस किताब में राइटर ने उन ममालिक की खसूसियात को डिस्कस किया है जो कि आज नाकाम रियासतें हैं और इसी के साथ उन ममालिक के निज़ामों को भी डिस्कस किया गया है जो कि आज इस दुनिया में कामयाब स्टेट तस्वुर किए जाते हैं। राइटर के मुताबिक एक रियासत में दो तरह के निज़ाम मिलकर काम कर रहे होते हैं, एक मुआशी निज़ाम और एक सियासी निज़ाम। अगर सियासी निज़ाम में गड़बड़ हो तो मुआशी निज़ाम पर उसका गहरा असर पड़ता है और सियासी निज़ाम के ख़राब होने के साथ ही मुआशी निज़ाम भी ख़राब हो जाता है, जिससे मुल्क एक नाकाम रियासत तस्वुर किया जाता है। ऑथर नाकाम रियासतों को एक्सट्रैक्टिव यानी निचोड़ने वाली और कामयाब रियासतों को इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद पर डिवाइड करता है। एक इंक्लूसिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में होता ये है कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन काफ़ी हद तक दी जाती है। इसके अलावा उन रियासतों में अवाम को ताकत का सरचश्मा माना जाता है और अवाम के हकीकी वोटों से जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं वही मुल्क की बागडोर संभालते हैं। इस सियासी निज़ाम में चेक्स एंड बैलेंसेस का एक ऐसा मुनफरिद निज़ाम मौजूद होता है कि कोई अगर एक अदारा दूसरे इदारे पर ओवर पावर होने की कोशिश करता है तो इस निज़ाम के तहत उसका एहतसाब अमल में लाया जाता है। साथ ही साथियों, इस निज़ाम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी काम कर रही होती है और वो बिला खौफो खतर हर तरह के फैसले करने के काबिल होती है। जब एक सियासी निज़ाम में इस कदर खूबियाँ पाई जाती हों तो इस निज़ाम के जो रिफ्लेक्शन है वो हमें इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पर भी मिलता हुआ दिखाई देता है। रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में लागू होता है और कानून की नज़र में सब यकसा होते हैं। मंडियाँ हुकूमत के कंट्रोल से आज़ाद होती हैं और वहाँ पर लोग बेझिझक अपने कारोबार को फ्रीली कर सकते हैं। जबकि दोस्तों, अगर हम एक्सट्रैक्टिव निज़ाम जो कि लोगों को निचोड़ने वाला निज़ाम है उसकी बात करें तो वहाँ पर सियासी निज़ाम एक अथॉरिटेरियनिज्म की शक्ल इख्तियार कर जाता है। लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच उनसे छीन ली जाती है, उनको उनके वोट का सही इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता और मीडिया पर पाबंदियाँ लगा दी जाती है। इसी के साथ ओपोजिशन को कंट्रोल करने के लिए वायलेंट हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई शख्स अपना हक मांगता है तो उसे कुचल दिया जाता है। साथियों, ऐसे एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की रिफ्लेक्शन एक एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ही हो सकते हैं, जिसमें अवाम पर भारी टैक्सेस लगाए जाएं, जिसमें फोर्स लेबर के ज़रिए लोगों से जबरन तौर पर काम करवाया जाए और जिसके तमाम तर सरमाया पर अशराफिया काबिज हो और भारी टैक्सेस की मदद से गरीबों को कुचला जाए। तो साथियों, अगर हम पाकिस्तान को इस पैमाने पर जांचें तो हमें यही नज़र आता है कि पाकिस्तान पर भी कुछ एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की इस हालिया बदहाली के यही ज़िम्मेदार हैं। अगर तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को देखें तो हमें ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान में 2 मरतबा आइन को बदला गया। 1956 के आइन को अयूब खान ने एब्रोगेट कर दिया। इसके अलावा 1962 के आइन को एक और डिक्टेटर सदर याह्या खान ने एब्रोगेट किया
اور بعد میں بنائے گئے 1973 کے آئین کو صدر ضیاء اور صدر پرویز مشرف کی جانب سے کئی بار بدلا گیا۔ دوستو یہ وہی 4 ڈکٹیٹر ہیں جنہوں نے پاکستان پر تقریباً مارشل لا لگا کر 50 سال تک اپنی حکومت کی، اور ان تمام سالوں کے دوران انہوں نے اتھارٹیرینزم کی پالیسی کو اپنائے رکھا۔ لوگوں کے بولنے پر پابندی لگائی گئی تھی، صحافیوں کو قید کیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ اپوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے وائلنٹ حربے استعمال کیے گئے۔ نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی میدان میں بھی پاکستان تاریخی طور پر فیوڈلزم کا شکار رہا ہے، جس میں بڑے زمیندار اور وڈیرے اپنے ہاں کام کرنے والے مزارین کے ساتھ ناانصافیاں اور معاشی بدسلوکیاں کرتے رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا سکور اس وقت 100 میں سے 29 ہے، یعنی شفافیت کے نہ ہونے اور کرپشن کرنے کے معاملے پر پاکستان اس وقت 180 ممالک کی فہرست میں 133 نمبر پر موجود ہے۔ 2018 اور 2024 میں ہونے والے جنرل الیکشنز کو بھی کئی غیر ملکی اخبارات اور جریدوں نے ریگڈ الیکشنز قرار دیا ہے، یعنی ان الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے اور ان کے نتائج میں بننے والی گورنمنٹ غیر قانونی تھی۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان میں پولیٹیکل کلچر نظر نہیں آتا، اور اسی کے ساتھ اگر ہم پاکستان کے سرکاری اداروں پر قرضوں کی فہرست نکالیں تو سب سے اوپر آپ کو PIA ملے گی، جس کے اوپر 262 ارب روپے کا قرضہ ہے، اور اسی کے ساتھ SNGPL جس کے اوپر 200 ارب روپے کا قرضہ ہے، اور سٹیل ملز کا تو پوچھئے ہی نہ۔ ان تمام ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالت ہے کہ پاکستان ایک غریب اور ناکام ریاست تصور کی جاتی ہے۔ سیاسی عدم استحکام اکنامک انسٹیبلٹی کو جنم دیتا ہے، جس سے ملک میں سوشل ویلیوز کا خاتمہ اور سوشل انریسٹ دیکھنے میں آتی ہے۔ اور کیا ان تمام مسائل کو پاکستان میں حل کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان تمام پیمانوں کو مکمل طور پر 180 ڈگری پر الٹایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں۔ آئیے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیسے پاکستان کو بدلا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو پاکستان میں ڈیموکریسی کو لانا پڑے گا۔ ڈیموکریسی ہی وہ واحد عمل ہے جس کے ذریعے عوام کی حقیقی آواز کو طاقت کے ایوانوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور جس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ میڈیا کو آزادی ملے گی، لوگوں کی فریڈم آف سپیچ بحال ہوگی، لوگوں کو ڈیموکریٹک پروسیس میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، بلکہ اس سے ہوگا یہ کہ پاکستان کی اکنامک حالت میں بھی سدھار آئے گا۔ پاکستان میں اکانومی بوسٹ کرے گی، لوگوں کو نچلی سطح پر کاروبار کے مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ملک ترقی کر سکے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا، اور ساتھ ہی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔